हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो 11th बायोलॉजी है वो चल रही है। हिंदी मीडियम के लिए हम चर्चा करते हैं। ये हमारी जो 11th बायोलॉजी है उसमें हम अभी लेटेस्ट जो है 15 जो चैप्टर है हमारा मानव का परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। हृदय क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब के बारे में, हृदय कैसे काम करता है, एसीएन नोड, एवीएन नोड, उन सब के बारे में, हृदय से संबंधित रोगों के बारे में, हृदय क्रिया का नियमन कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं और कंप्लीट चैप्टर करा चुके हैं। तो बच्चों, उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर जो आया हूँ वो है हमारा नया चैप्टर, जिसका जो नंबर है वो है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 16 और इसका नाम है बच्चों उत्सर्जी पदार्थ या उत्पाद एवं उनका निष्कासन। यानी कि मानव शरीर हो या अन्य कोई जंतु हो, उनके शरीर द्वारा कुछ उत्सर्जी उत्पाद जो हैं वो निर्मित किए जाते हैं और उनका निष्कासन जो है वो किस प्रकार किया जाता है। उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, कितने भागों से मिलकर बना है। तो देखिए हम अगर टॉपिक्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ 8 जो हैं वो टॉपिक हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मली जो है आज वो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कितने प्रकार के जंतु हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, तो हम पढ़ेंगे बच्चों 3 प्रकार के जंतु हैं, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। 3 प्रकार के जो है वो जंतु हैं हमारे पास, जो कि बच्चों क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर बांटे गए हैं। फिर हम बात करेंगे बच्चों अगले स्लाइड या अगले वीडियो में, जो हमारा वीडियो नंबर हो जाएगा 2, जिसमें हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की, कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र कितनी चीज़ों से या कितने अंगों से मिलकर बना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बच्चों उसी में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। फिर हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा मूत्र निर्माण पर, यानी यूरिन फॉर्मेशन पर, कि मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है और किस प्रकार नहीं। फिर हम बात करेंगे बच्चों वृक्क नलिका जो है, यानी कि नेफ्रॉन, वृक्क नलिका को क्या कहते हैं बच्चों, नेफ्रॉन कहते हैं। उस नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के कार्य देखेंगे कि कौन से पार्ट में नेफ्रॉन के किस भाग में किस पदार्थ का अवशोषण होता है या पुनरावशोषण होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे बच्चों निस्यंद का सांद्रण करने की क्रियाविधि, यानी कि जो मूत्र का निर्माण होगा उसको किस प्रकार गाढ़ा किया जाएगा, उसमें से किस प्रकार जल को एब्जॉर्ब किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे बच्चों वृक्क क्रियाओं का नियमन, यानी कि जो किडनी की जो फंक्शंस हैं उनका नियंत्रण कौन और कैसे करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे बच्चों मूत्रण की मतलब किस प्रकार से जो है मूत्र का उत्सर्जन वगैरह किया जाता है। फिर हम बात करेंगे बच्चों उत्सर्जन में अन्य जो अंग हैं उनकी भूमिका, यानी कि किडनी मानव में एक उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती है। उसके अलावा और कौन कौन से अंग हैं हमारी बॉडी में जो कि उत्सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे बच्चों वृक्क विकृतियों की, यानी कि वृक्क से संबंधित या किडनी से संबंधित रोगों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों लास्ट स्लाइड में या लास्ट वीडियो में। तो बच्चों आज जो है हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय के बारे में बात करेंगे क्या है इस चैप्टर में, और थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे चैप्टर के बारे में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आगे क्या टॉपिक चलते रहेंगे उनके बारे में। फिलहाल हम जानते हैं कि बच्चों कोई सजीव है, कोई प्राणी है वो जो सजीव है, सजीव प्राणियों को हमें पता है कि उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाएं जो हैं बच्चों उनके शरीर की, यानी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कौन बच्चों, कोशिका। अब कोशिका बच्चों एक सजीव चीज़ है, सजीव पदार्थ है, यानी कि वो श्वसन भी करेगा, वो उत्सर्जन भी करेगा, वो परिसंचरण वगैरह, मतलब सारी चीज़ें जो है एक सजीव में होती हैं वो एक वास्तव में कोशिका में संपन्न होती हैं। यानी कि कोशिका जो है, कोशिकाओं में पदार्थ होता है बच्चों, ये जो भोज्य पदार्थ है क्या है बच्चों, ये जो अंदर मैंने बनाया है ये कोई खाना है, भोज्य पदार्थ है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में बच्चों इसका क्या होता है, विखंडन होता है, इसको तोड़ा जाता है। अब जैसे ही बच्चों इस खाद्य पदार्थ का विखंडन होता है तो ये क्या बनाता है, कुछ तो एनर्जी बनाएगा एटीपी के रूप में, कुछ तो बनाएगा एटीपी के रूप में एनर्जी, और कुछ जो है बच्चों वो उत्सर्जी पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है, उत्सर्जी पदार्थ। अब यहाँ पर जो उत्सर्जी पदार्थ बनेगा बच्चों वो होगा CO2,
तो CO2 भी हमारी बॉडी के लिए क्या है बच्चों, एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका मानव शरीर द्वारा या अन्य प्राणियों द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार जो एक सजीव कोशिका होती है या एक सजीव का जो शरीर होता है उसमें विभिन्न सारी उपापचयी क्रियाओं के कारण, उपापचयी क्रियाएं क्या है बच्चों, वो क्रियाएं जिनके कारण शरीर में किसी पदार्थ का निर्माण हो रहा है या फिर किसी पदार्थ का विघटन यानी कि टूटने की क्रिया हो रही है। इन दोनों क्रियाओं को, जिसमें अपघटन भी शामिल है और निर्माण भी शामिल है, यानी कि कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो मिलकर बनाती हैं बच्चों मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयी क्रियाएं। तो मानव के शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं उनके कारण विभिन्न सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो मानव शरीर के लिए या अन्य जंतुओं के शरीर के लिए क्या है बच्चों, हानिकारक होते हैं। अब हानिकारक होते हैं तो उनको बॉडी में स्टोर करने से उनके शरीर को डैमेज हो सकता है, हानि होगी, इसलिए उन पदार्थों का क्या किया जाता है बच्चों, उनका निष्कासन करना पड़ता है। समय समय पर बार बार टाइम टू टाइम उनका निष्कासन अनिवार्य है क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। जैसे कि मैं बच्चों हानिकारक पदार्थों में बात करूँ, अगर मैं हानिकारक पदार्थों में बच्चों बात करता हूं तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारी बॉडी में एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। अब ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कैसे बने बच्चों, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं प्रोटीन के कारण, क्योंकि हम सब भोजन में क्या शामिल करते हैं बच्चों, प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है और जो प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है वही अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारी बॉडी से उत्सर्जित किया जाता है। अब जो प्रोटीन से जो उत्सर्जित पदार्थ बन रहे हैं बच्चों, ये यूरिया हो सकती है, क्योंकि इसका सूत्र क्या है बच्चों, NH2CO NH2, मतलब इसमें यूरिया में नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कहाँ से आई, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, एमिनो एसिड में नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया है, यूरिक अम्ल है, और हमारे पास जो है बच्चों अमोनिया है, अमोनिया है। ये सब पदार्थ क्या है बच्चों, एक प्रकार से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये तीनों ही पदार्थ हमारी बॉडी के लिए या विभिन्न प्राणियों की बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। इनमें से जो सबसे हानिकारक पदार्थ है बच्चों वो अमोनिया है, और इन तीनों में से जो सबसे कम हानिकारक है वो क्या है बच्चों, यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड को कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम मात्रा में रख सकते हैं, लेकिन अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होती है। अब हमारी बॉडी का मतलब मैं यहाँ प्राणियों की बॉडी की बात कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हम जो हैं प्राणी यानी मानव जो हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करता है मूत्र के रूप में। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सजीवों का शरीर है उनमें उपापचयी क्रियाओं के द्वारा हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है और उनको उत्सर्जित किया जाता है। तो देखिए, प्राणी उपापचय या अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा, अत्यधिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अंदर लिया जा रहा है भोजन को, या फिर अत्यधिक उनका उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रियाएं तेज हैं, द्वारा किसका निर्माण होगा, या तो अमोनिया का, या यूरिया का, या यूरिक अम्ल का, या कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। तो मतलब अमोनिया बनती है, यूरिया बनती है, यूरिक अम्ल बनता है, CO2 बन रही है, और बहुत सारे जो आयन हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, फॉस्फेट है, सब में कॉमा लगा देना बच्चों, है ना, ये सब जो है वो बनते हैं, स्टोर किए जाते हैं, थोड़े थोड़े से जो बनते चल रहे हैं उनको स्टोर किया जा रहा है। ठीक, प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्ण रूप से यानी पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। अब जो भी हानिकारक पदार्थ हमारी बॉडी में बन रहे हैं, विभिन्न प्राणियों की बॉडी में बन रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालना अनिवार्य है। या तो थोड़ा सा मात्रा निकाल दिया जाए या फिर बिल्कुल ही निकाल दिया जाए, बिल्कुल बचे ही ना बॉडी में। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों में, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो प्राणी, विभिन्न सारे प्राणी जो उत्सर्जित कर रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से होती है बच्चों अमोनिया, दूसरी होती है यूरिया, और यूरिक अम्ल होते हैं। अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है, ये तीन ही अपशिष्ट पदार्थ हैं जो मुख्यतः क्या किए जाते हैं बच्चों, उत्सर्जित किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन किया जाएगा वो इन तीन पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। अतः प्राणी उत्सर्जन के आधार पर हम कितने प्रकार के बांट देंगे बच्चों, तीन प्रकार के। जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे वो हो जाएंगे बच्चों अमोनोटैलिक। जो यूरिया का उत्सर्जन करें वो हो जाएंगे बच्चों यूरियोटैलिक, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करें वो हो जाएंगे यूरिकोटैलिक। तो अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, ये तीन प्रकार के प्राणी हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। आगे चलते हैं बच्चों। अब सबसे पहले इन तीनों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है अमोनोटैलिक यानी अमोनिया उत्सर्जी। अब ऐसे प्राणी
जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चों? अमोनोटैलिक यानी अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं। तो देखिए जिन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ जो अमोनिया होता है वे अमोनोटैलिक कहलाते हैं या अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं। तथा अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को यानी इस विधि को, जो अमोनिया के उत्सर्जन की विधि जो है उसको अमोनियोत्सर्ग कहते हैं। अब बच्चों इसमें दोनों शब्द हैं, अमोनिया प्लस उत्सर्ग यानी अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनियोत्सर्ग कहते हैं। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल आपको याद करने, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि अमोनोटैलिक किसे कहते हैं? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटैलिक किसे कहते हैं? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिकोटैलिक किसे कहते हैं? जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अपनी एनसीईआरटी में 3 है लेकिन आगे 4 पढ़ते हैं हम, 4 पढ़ेंगे आगे, एक और आ जाएगा बच्चों अमीनोटैलिक। अभी पढ़ रहे हैं अमोनो, एमोनो, एक आता है बाद में एमीनो, वो अमीनो एसिड का उत्सर्जन करेंगे। खैर ठीक है, वो बात की बात है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ना बच्चों वो आपको याद करने हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों मैंने क्या कहा, अमोनिया जो है, जो NH3 जो सूत्र होता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये बहुत ज़्यादा विषैली है, बहुत ज़्यादा विषैली है। तो इसके उत्सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा विषैली है और इसके उत्सर्जन के लिए मतलब पानी में घोलकर इसको क्या करना पड़ता है? उत्सर्जित करना पड़ता है। तो ऐसे प्राणियों को पानी की आवश्यकता बहुत होने वाली है। सही है बच्चों? तो ये जो प्राणी हैं जो किसका? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो सभी पानी में पाए जाते हैं, इनको पानी की कोई कमी नहीं होती। तो एग्जाम्पल देखेंगे, अनेक अस्थिल मछलियाँ, यानी कि अस्थिल मतलब क्या होता है बच्चों? बॉनी फिशेज। बॉनी फिशेज का मतलब क्या है बच्चों? ऐसी मछलियाँ जिनका शरीर हड्डियों वाला होता है, यानी जिनके शरीर में हड्डियाँ पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं अस्थिल मछलियाँ। अब मछलियाँ हैं पानी में पाई जाएंगी। और कौन सी मछलियाँ बच्चों? बॉनी, जिन्हें हम बच्चों आगे बताऊंगा मैं। इनको बॉनी फिशेज को हम एक और नाम देते हैं ऑस्टिकथीज कहते हैं। जब मछली हम पढ़ते हैं बच्चों तो 2 प्रकार की पढ़ते हैं, बड़ी क्लास में 3 प्रकार की आएंगी, प्लेकोडर्मी भी आएगी। हम 11th तक जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कॉन्ड्रिकथीज और एक ऑस्टिकथीज। तो बच्चों ये जो मछलियाँ हैं बॉनी फिशेज वो कौन सी होती हैं बच्चों? ऑस्टिकथीज। और कॉन्ड्रिकथीज वो मछलियाँ होती हैं जिनका शरीर उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इसके बाद देखिए बच्चों जलीय उभयचर, जल में पाए जाने वाले उभयचर। उभयचर कौन होते हैं बच्चों? जो जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं। और जलीय कीट, तो जलीय कीट है, बॉनी जो है फिशेज हैं और जलीय उभयचर हैं। सारे प्राणी जो हैं वो जल में हैं, चाहे वो जल में पाए जाने वाले कीट हों, ठीक है, जल में पाए जाने वाले उभयचर हों, कीट हों, या फिर जल में पाई जाने वाली अस्थिल मछलियाँ बॉनी फिशेज हों। ये किसका उत्सर्जन करेंगे बच्चों? अमोनिया का। अब देखिए बच्चों अमोनिया सर्वाधिक आविष यानी कि टॉक्सिक पदार्थ है। सबसे ज़्यादा जहरीला पदार्थ क्या है बच्चों? अमोनिया है। इन तीनों पदार्थों में से बात कर रहे हैं हम। तथा इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो किसके उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा जल चाहिए? अमोनिया के उत्सर्जन के लिए। ठीक, अमोनिया आसानी से घुलनशील होती है। अमोनिया आराम से पानी में घुल जाती है बच्चों, और पानी में घुलने के बाद इसलिए यह आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में, किसके रूप में बच्चों? अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह से या मछलियों, अब देखो या तो जो प्राणी हैं उनके शरीर की सतह से यानी कि विसरण क्रिया द्वारा ये जो है अमोनिया का उत्सर्जन हो जाएगा, या फिर अगर मछलियों में बात करें तो उनके क्लोम यानी कि गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। इसमें वृक्क कोई काम नहीं करता। अगर प्राणियों में किडनी भी है तो उसमें यहाँ वृक्क, पहली बात तो इनमें वृक्क होते नहीं है मछली वगैरह में, तो उसमें क्या काम करेंगे? क्लोम काम करेंगे। आपको क्या याद करना है? ये किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। किसके रूप में? अमोनियम आयनों के रूप में। अमोनिया सबसे ज़्यादा जहरीला पदार्थ है तीनों में बात करें तो, और इसके उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दूसरी हेडिंग है यूरियोटैलिक यानी यूरिया उत्सर्जी। अब यूरियोटैलिक का मतलब क्या हो गया बच्चों? शब्द से ही पता चल रहा है ये उत्सर्जन करेगा यूरिया का। तो देखिए ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी युक्त या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का त्याग यूरिया के रूप में करते हैं यूरियोटैलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। अब देखो मछलियाँ, जो अस्थिल मछलियाँ थीं वो हमारी कौन सी हैं बच्चों? अस्थिल मछलियाँ शामिल हो जाती हैं अमोनोटैलिक में। उसके बाद जो जलीय कीट थे वो भी क्या थे बच्चों? अमोनोटैलिक थे। और इसके अलावा हमारे पास जो जल में पाए जाने वाले उभयचर थे वो भी क्या थे? अमोनिया को उत्सर्जित थे। अब देखिए बच्चों यूरिया वाले में स्तनधारी, यूरियोटैलिक प्राणियों में स्तनधारी, जैसे मानव, स्तनधारी में कौन आ गया बच्चों? मानव आ चुका है। ये जो मानव है यूरिया को उत्सर्जन करता है यानी कि अपन
मूत्र के रूप में यूरिया त्यागते हैं। कई स्थलीय उभयचर, अब देखो बच्चों उभयचर दोनों जगह आ गए, वहाँ जल वाले थे, जलीय उभयचर थे, यहाँ स्थलीय उभयचर हैं। और यहाँ देखिए बच्चों समुद्री के बाद क्या है, मछलियाँ। तो मछलियाँ हैं और उभयचर हैं, दोनों में हैं। वो कौन सी थी, बॉनी फिशेस थी, स्थल थी, ये समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं। और समुद्र में जो ज़्यादातर मछलियाँ पाई जाती हैं वो उपास्थि की, जैसे शार्क वगैरह है ना, वो उपास्थि का शरीर है उनका। ठीक है बच्चों, स्तनधारी, समुद्री मछलियाँ और स्थल पर पाए जाने वाले उभयचर, ये 3 एग्जाम्पल इसके हैं, 3 पहले के थे। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु, अब देखिए होता क्या है, उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, पानी में पाए जाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, पानी इनके लिए इतना तो मिलेगा नहीं जितना जलीय जंतुओं के लिए मिल रहा था। तो ये पानी की कमी को दूर करने के लिए अमोनिया की जगह यूरिया में चेंज कर लेते हैं, किसको, अमोनिया को। तो देखिए स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए, अब पानी तो कम है वैसे ही, के लिए प्राणी कम आविश नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि अमोनिया जो है उसके उत्सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। जल में घुलनशील है अमोनिया और ज़्यादा जहरीली है, इसलिए पानी ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पर स्थलीय जीवों के लिए इतना पानी नहीं है जितना समुद्री जीवों के पास है, जलीय जीवों के पास है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, उस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूरिया में। ठीक है, और कुछ यूरिक अम्ल बनाते हैं। तो इन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित जो अमोनिया है को यकृत द्वारा, अब ये देखिए बच्चों, कौन बदलेगा अमोनिया को ये यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। तो अपचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है। भाई रक्त में ही जाएगा सारा सिस्टम, रक्त छनेगा तब जाके मूत्र का निर्माण होगा। इसी चैप्टर में बात करेंगे, रक्त को छानने के बाद मूत्र का निर्माण होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, डिटेल में बात करेंगे बच्चों। कौन कौन से बल लगते हैं, COP क्या है, सबकी बात करेंगे। तो यकृत द्वारा बना दिया जाता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें बच्चों, यूरिया में, जिससे वृक्कों द्वारा, अब देखो रक्त में डाल दिया, रक्त जाएगा पूरे शरीर में घूमता है, वृक्क में पहुंचता है, वृक्क में छान दिया जाता है। तो वृक्कों द्वारा निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन के बाद उत्सर्जित कर दिया जाता है। मतलब जो यूरिया बना, जैसे ही अमोनिया को कन्वर्ट किया यकृत में जाकर यूरिया में, यूरिया जो बना वो रक्त में डाल दिया जाता है लीवर द्वारा, और ये सारे शरीर में घूमता है। किडनी में जब पहुंचता है तो किडनी द्वारा इस यूरिया को अलग कर लिया जाता है पानी में घुलने के साथ। पानी में घुल दिया, पानी को जब निस्यंदित किया जाएगा, फिल्ट्रेशन किया जाएगा, तो रक्त तो रह जाएगा अलग और मूत्र रह जाएगा अलग, फिर इसको बाद में उत्सर्जित कर दिया जाता है। तथा कुछ प्राणियों, अब देखियो ज़्यादातर यूरिया और यूरिक एसिड है वो उत्सर्जित कर दिया जाता है, लेकिन परासरण नियमन करने के लिए कुछ यूरिया किडनी में रह जाती है। तो देखिए प्राणियों के वृक्कों की आधात्री में, मैट्रिक्स में परासरणता को यानी ऑस्मो रेगुलेशन को या ऑस्मोसिस को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। मतलब सारा यूरिया उत्सर्जित नहीं किया जाता। इंट्रोडक्शन की पहली या दूसरी लाइन हमने पढ़ी थी, या तो पूरा उत्सर्जित किया जाता है या आंशिक रूप से उत्सर्जित किया जाता है। तो बच्चों कितने प्रकार के प्राणी पढ़े अभी तक? पहला पढ़ा बच्चों अमोनोटेलिक, अमोनिया का उत्सर्जन, जलीय प्राणी। फिर हमने दूसरी बात की है बच्चों यूरियोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन, इसमें मानव शामिल है, धरती पर पाए जाने वाले उभयचर शामिल हैं। जलीय जो उभयचर हैं वो वहाँ गए, स्थलीय उभयचर यहाँ आ गए, और यहाँ समुद्री मछलियाँ आ गई। 3 एग्जाम्पल। अब बात करेंगे बच्चों अपन यूरिकोटेलिक की, यानी ऐसे प्राणी जो यूरिक एसिड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे जंतु या ऐसे प्राणी जो मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का त्याग यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। इजी है। अब देखिए बच्चों, यूरिक अम्ल कम आविश होता है, मैंने पहले ही बता दिया था, अमोनिया सबसे ज़्यादा है, यूरिक अम्ल सबसे कम है, इन तीनों में बात करें तो। और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता, बहुत कम जल की आवश्यकता। अगर मैं जल की आवश्यकता के आधार पर इन हमारे पास जो है अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको अगर जल की मात्रा के आधार पर देखें तो सबसे जो ज़्यादा जल है वो बच्चों अमोनिया की ज़रूरत होगी, अमोनिया को। उससे कम मात्रा में यूरिया को ज़रूरत होगी, और सबसे कम जो है वो यूरिक एसिड को ज़रूरत होगी। तो ये हमारा पेज के ऊपर आप लिख लेंगे बच्चों इसको, ये हमारा जल के आधार पर है, और यही क्रम हमारा किसके आधार पर हो जाएगा बच्चों, इनकी आविशता के आधार पर। सबसे ज़्यादा जहरीला अमोनिया, उससे कम यूरिया, और उससे कम यानी कि सबसे कम यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एक तो है बच्चों सरीसृप,
सरीसृप यानी कि जो रेप्टिलिया हैं वो उत्सर्जन करेंगे इसका, पक्षी हैं वो किसका उत्सर्जन करेंगे बच्चों, यूरिक एसिड का, सरीसृप हैं पक्षी हैं, स्थलीय होंगे, ये स्थलीय है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, क्या है ये स्थलीय है, स्थलीय घोंगे और कीटों में, अब ये स्थलीय घोंगे और स्थलीय कीट हैं, तो बच्चों सरीसृप, पक्षी, स्थलीय घोंगे और कीट जो है वो उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटैलिक प्राणी हैं, यानी कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इन प्राणियों में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है बच्चों। मतलब इसको देखो, आपने अगर पक्षियों की बीट देखी होगी तो वहां पर आपको दो कलर नजर आते हैं, एक तो बच्चों आता है आपको ब्लैक पार्ट नजर और एक आता है आपको व्हाइट पार्ट नजर, ऐसे ये ब्लैक और व्हाइट दो पार्ट बनाए हैं मैंने। अब यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसमें यहाँ पर दो कलर है बच्चों, एक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। व्हाइट मैंने इसके बीच में है बच्चों, व्हाइट दिखाई नहीं देगा है ना, बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए। तो बच्चों ये तो होता है इसका मल, और ये जो व्हाइट कलर होता है पक्षियों की ये होता है मूत्र। तो मूत्र को पानी की तरह नहीं बहा जा रहा है, मूत्र को बिल्कुल पेस्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे कम पानी के उत्सर्जन की आवश्यकता इन पक्षियों को है ना। तो क्या लिखा है, इन प्राणियों में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जो है वो जल की कम मात्रा के साथ यानी गोलिकाओं के रूप में या फिर पेस्ट के रूप में, तो ये पेस्ट के रूप में है होता है। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। प्राणी जगत की अगर टोटल बात करें तो कई प्रकार के उत्सर्जी अंग जो अंग है वो देखने को मिलते हैं। अधिकांश अकशेरुकी प्राणियों में जो हम विभिन्न सारे संघ पढ़ते हैं, विभिन्न सारे संघ जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलमेंथीज है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सारे संघ आते हैं। उन अकशेरुकी प्राणियों में सरल नलिकाकार अंग होते हैं, यानी सरल जीव है, सरल नलिकाकार अंग पाए जाते हैं। जबकि जो कॉर्डेट्स है बच्चों, जो कशेरुकी जो प्राणी हैं उनमें जटिल नलिकाकार अंग होते हैं, जिन्हें नॉर्मली हम क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। ठीक है, ये लाइन अभी आपको नहीं आएगी समझ में, थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जी अंगों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से अंग हैं जो अकशेरुकी प्राणियों में, यानी कि जो मैंने अभी संघों के नाम बताए उनके अंगों के बारे में बताना है कि उन संघों के प्राणियों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग गाइड्स में आपको बहुत सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर केवल उसकी बात करेंगे जो हमारी NCERT में गिवन है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है बच्चों हमारे पास आदि वृक्क जिसे कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, या इनको हम कह सकते हैं ज्वाला कोशिकाएं, या इनको सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, आदि वृक्क यानी प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं, ये हमारे पास पहला उत्सर्जी अंग है। हमारे अंदर तो क्या है बच्चों, किडनी, लेकिन हम कौन है, कॉर्डेट्स, लेकिन हम बात कर रहे हैं अकशेरुकियों की, नॉन कॉर्डेट्स की। नॉन कॉर्डेट्स में प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केलमेंथीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो संघ आते हैं वो सारे संघ शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिका है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं को एक और नाम देते हैं बच्चों हम फ्लैटवर्म्स यानी कि चपटे कृमि, और इनमें एक एग्जाम्पल है बच्चों प्लेनेरिया। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ज्वाला कोशिका मिलेंगी या प्रोटोनेफ्रिडिया मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ठीक है, चपटे कृमि कहते हैं। एक एग्जाम्पल आ गया प्लेनेरिया, फीता कृमि वगैरह है, ये भी इसी के एग्जाम्पल है। इसके अलावा बच्चों रोटीफर्स में मिलेंगे, कुछ एनेलिड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ एनेलिडा संघ के प्राणियों में। इसके बाद कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स जो हैं जिसका एग्जाम्पल है बच्चों एम्फियोक्सस आदि में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, एग्जाम्पल याद करने हैं, बाकी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कौन सा एग्जाम्पल है, कौन से संघ की क्या विशेषता है, कहाँ बुक देखने को मिलते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी चपटी कृमि में एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, रोटीफर्स में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, रोटीफर्स में, कुछ एनेलिड्स प्राणियों में, और सिफेलोकॉर्डेट्स जो है बच्चों एम्फियोक्सस जिसका एग्जाम्पल है उसमें हमें देखने को मिलेगा। आदि वृक्क यानी प्रोटोनेफ्रिडिया जो है प्राथमिक रूप से आयनों तथा द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित है। मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया जो हैं वो क्या करते हैं बच्चों, आयनों और जो द्रव है उनका परासरण नियमन करते हैं। परासरण नियमन का मतलब है हमारी बॉडी और इस बाहर के मेंटेन को बनाए रखने का काम करती है। जैसे हमारी बॉडी में उत्सर्जी पदार्थ ज्यादा हो गए तो उनको उत्सर्जन करने के काम में आएंगे। ठीक है बच्चों, नियमन करेंगे परासरण का। दूसरा है बच्चों नेफ्रिडिया, वो तो थे प्रोटोनेफ्रिडिया, अब आ रहे हैं वृक्क जिन्हें कहते हैं नेफ्रिडिया। हिंदी में लिखेंगे आप नेफ्रिडिया, वो क्या थे, प्रोटोनेफ्रिडिया।
अब नेफ्रिडिया यानी कि कहाँ मिलेंगे बच्चों अपने को वृक्क, ये देखने को मिलता है, फेमस एग्जाम्पल है केंचुआ। और केंचुआ किस संघ का है बच्चों? एनेलिडा का। तो अन्य एनेलिडा प्राणियों, और देखो कुछ एनेलिड्स दो है हमारे पास, वो प्रोटोनेफ्रिडिया है, और कुछ एनेलिडा जो है वो केंचुआ सहित किस में आ गया बच्चों? इस नेफ्रिडिया वाले में आ गया। यानी कि इनमें आपको उत्सर्जी अंग के रूप में नेफ्रिडिया देखने को मिलेगा कि नलिकाकार उत्सर्जी अंग है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्टों को पहला काम वही उत्सर्जन और द्रव और आयनों का संतुलन यानी ऑस्मो रेगुलेशन बनाए रखने में सहायक है। काम सबका सेम आने वाला है बच्चों, बस आपको नाम याद करना है। प्रोटोनेफ्रिडिया किस में मिलेगा, नेफ्रिडिया किस में मिलेगा। एग्जाम्पल याद करने हैं, काम एक उत्सर्जन है, एक ऑस्मो रेगुलेशन यानी परासरण नियमन है, काम फिक्स है। मेलपी की नलिकाएं, अब ये देखो बच्चों, जो कीट है ना, कीट उन कीटों में मिलते हैं, जैसे कि तिलचट्टा जिसे हम कहते हैं कॉकरोच, कीट है सहित अधिकांश कीटों में। तो कीट में क्या मिलेगी? मेलपी की नलिकाएं। ये नाइट्रोजनी पदार्थों के उत्सर्जन, वही बात, उत्सर्जन और वही परासरण नियमन में मदद करती है। काम सबका सेम है, बस आपको एग्जाम्पल याद करने हैं कि प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ देखने को मिलेंगे, फिर हमारे पास जो नेफ्रिडिया है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, और लास्ट में हमारे पास अगला मेलपी की नलिकाएं कहाँ देखने को मिलेंगी? कीटों में। और लास्ट है बच्चों ग्रीन ग्रंथियाँ, या इन्हें एंटेनल ग्रंथि भी कहते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों। एंटेनल ग्रंथि, तो ये झींगा, प्रॉन, झींगे को ही क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉन कहते हैं, जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में देखने को मिलेंगी। तो जो ग्रीन ग्रंथियां बच्चों, वो झींगा या प्रॉन समुद्री प्राणी है, कीटों में शामिल होता है बच्चों। तो कीट देखिए बच्चों, कीट यहाँ भी शामिल है और कीट यहाँ भी था, ये कीट वगैरह के संबंधित है बच्चों, ठीक है। तो झींगा या प्रॉन जो है उनमें, और ये किस वर्ग वगैरह से संघ नहीं कह रहा मैं, अब मैं कह रहा हूँ संघ के अंदर आता है वर्ग। तो ये क्रस्टेशियन जो होते हैं या क्रस्टेशियाई जिनको कह दें, उन प्राणियों में शामिल है, और वही इनका काम उत्सर्जन में होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो आज का पहला लेक्चर है उत्सर्जन तंत्र में, जिसमें हमने बात की है विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं के प्रकार, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा जो स्लाइड आएगी बच्चों, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। अब यहाँ तक आपको क्या करना है बच्चों? एग्जाम्पल याद करने हैं, कौन जहरीला है कौन कम है वो तो आपको याद हो गई। उसके अलावा उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं वो याद करना है। इसके अलावा कुछ नहीं है, ईजी सा है, 5, 7, 10 लाइनें याद करनी है, बस काफ़ी है इतना सा, ठीक है बच्चों। मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।